पाकिस्तान के अंदर ये खिलवाड़, ये तमाशा आखिर कब तक जारी रहेगा? मेरे इस प्यारे चमन को तबाह बर्बाद करके रख दिया ना गया। थोड़ी सी तवज्जो इस चमन के ऊपर दी जाए तो ये चमन दुनिया के बेहतरीन गुलिस्तानों में एक गुलिस्तान बन सकता है कि नेब जिसके हाथ में होता है वो अपनों को नवाजता है और अपने मुखालिफिन को दबाता है। एहतसाब की ज़रूरत है, उसमें मैं अगर पिसता हूँ तो मुझे भी पिस जाना चाहिए, मेरा वालिद अगर उसमें पिसता है तो मेरे वालिद को भी पिसना चाहिए। जब ये कौम उठेगी, खुदा की कसम, ये ना किसी जर्नल को देखेगी, ना किसी जज को देखेगी, ना किसी चीफ जस्टिस को देखेगी, जो आएगा अपने दांतों से नोच के खा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। नाजरीन, पाकिस्तान जो कि एहतसाब के एतबार से एक मजाक समझा जाता है, जहाँ पे एक ऐसा अदारा है जो एहतसाब के नाम पर आए रोज़ खिलवाड़ करता है। गुज़िश्ता रोज़ की खबर 179 रेफरेंस जो ख़त्म कर दिए गए या निपटा दिए गए, उनमें मुल्ज़िमान बरी कर दिए गए। इनमें बड़े बड़े नाम हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म इस वक्त के शहबाज शरीफ साहब हैं, और दीगर मारूफ शख्सियात हैं जिनके ऊपर कायम रेफरेंसेस को ख़त्म कर दिया गया। इस हवाले से जो देखा जाए तो अरबों रुपए के जो खसारा हुआ है कौमी ख़जाने को, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार मौजूद हैं जो पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की अदावत पर और दीगर मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं, और इनको बड़ी गिरफ़्त हासिल है जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर मौजूदा दरपेश है। इस पर आज हम बात करेंगे। जनाब मुख्तार अहमद राजपूत साहब, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि आज आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। तो मुख्तार साहब ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ये खिलवाड़, ये तमाशा आखिर कब तक जारी रहेगा? ये जो सूरत हाल है, या तो ये तो दो सूरत हाल है, जो दो चीज़ों में से एक बात तो लाजमी है कि जो रेफरेंसेस कायम किए गए वो या तो झूठे थे, या फिर जो अशराफिया के वो रियायत दी गई उनको नवाजा गया। क्या है मामला, हकीकत क्या है? बहुत शुक्रिया मुनसिफ साहब, आपने अपने प्लेटफॉर्म मुनसिफ की आवाज़ में मुझे मुखातिब होने का मौका दिया। इस पर मैं आपका तहे दिल से ममनून मशकूर हूँ। और आज के गुफ्तगू के हिसाब से आपने एक बेहतरीन टॉपिक चूज़ किया है, और ये टॉपिक हर आम और ख़ास शख्स की ज़ुबान पर गर्दिश करता है कि पाकिस्तान में इतनी करप्शन, और उस करप्शन का किसी किस्म का कोई बाज पुरस करने वाला कोई नहीं। देखिए जनाब, बात यह है कि जहाँ धुआं निकलता है तो वहाँ कुछ न कुछ चिंगारी सुलग रही होती है। जो इतने केस बने, बेशक इसमें बोगस भी है, बेशक इसमें बोगस भी है, लेकिन इनके साथ हक़ाइक़ का बड़ा गहरा ताल्लुक है। जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को याद किया, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को याद किया, इसी तरह साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी भी इन केसेस में, चौधरी शुजात भी इन केसेस में जी। और ये तमाम लोग इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं कि इन्होंने इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ की है, बेशक अपनी जगह पे इन्होंने खिदमत भी की होगी, मैं उनकी खिदमत का मोतरफ भी हूँ और इनकार भी नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क के साथ इन लोगों की दुश्मनी भी दगी छुपी बात नहीं है। इस मौजू पर मैं क्रेडिट दूंगा अंसार अब्बासी साहब को कि उन्होंने अपना बड़ा जामे और मुफस्सिल आर्टिकल लिखा अपने अखबार में, और उसमें इन्होंने बड़ी वजाहत के साथ एक एक शख्स का नाम और उसका केस कब बना, किस वजूहात पर बना और किस तरह ख़त्म हुआ, बड़ा बेहतरीन उन्होंने आता किए। आपके सवालात के जवाब में इंशाल्लाह उसको हम बोलते रहेंगे। वैसे तो जो कौमी एहतसाब ब्यूरो का जो डिपार्टमेंट कायम किया गया, एक आमिर की हुकूमत के अंदर कायम हुआ, और जमहूरी हुकूमतों के दौरान हमने देखा कि इस एहतसाब कौमी एहतसाब ब्यूरो की जो डिपार्टमेंट है, शोबा है, इस अदारे पर बहुत तनकीद भी की गई, और माजी करीब में जो है इसको ख़त्म भी किया गया, लेकिन फिर उसको जो है कि उस फैसले को सेटिस्फाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप क्या समझते हैं कि यह अदारा कोई ऐसी हकीकत है कि यह सिर्फ इंतकामी बुनियाद के लिए कायम किया गया, या जो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को नुकसान जिन लोगों ने पहुँचाया, उस जो मकसद बाज़ाहिर बताया गया था हमें कि भाई इस नुकसान को हम पूरा करेंगे, तो वो नुकसान या वो मकसद जो है कि कब तक, कहाँ तक जो है कि पूरा किया गया? इस दोनों जो सवाल हैं इनका अहाता करें कि क्या वाकई में ये
इंतकामी बुनियाद के लिए कायम किया गया था, इंतकाम लेने के लिए, या नुकसान को पूरा करने के लिए? जैसे कि आपने इसकी तख्लीक का जिक्र करते हुए फरमाया कि एक आमिर ने इसे बनाया था, तो आमिर कभी भी मुखलिसाना काम नहीं करता। उसके काम के पस मंज़र में उसके अपने ज़ाती अगराज़ व मकासद होते हैं। नेब अपने दोस्तों को नवाजने के लिए और दुश्मनों को दबाने के लिए बनाया गया था, और जिसकी हम गुज़श्ता अदवार में मिसालें आम तौर पर देख सकते हैं। उसमें कोई डगी छुपी बात नहीं है। नवाज शरीफ ने शेख रहमान साहब को लाए, उन्होंने क्या किया, इस तरीके से जस्टिस जावेद आए, उन्होंने क्या किया, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि नेब जिसके हाथ में होता है वो अपनों को नवाजता है और अपने मुखालिफिन को दबाता है। दूसरी बात यह है कि नेब की मौजूदगी की कोई ख़ास ज़रूरत मैं नहीं समझता कि महसूस करता कि उसकी ज़रूरत है। हमारा अदलिया का निज़ाम है, मुल्क भर में बहुत लॉयल किस्म के जस्टिस हजरात हैं, वो इन मुकदमात को अपनी अदालतों में देख सकते हैं। और आप देख लें अभी गुज़श्ता हुकूमत में नवाज शरीफ के अगेंस्ट किस तरीके से उन्होंने नेब को इस्तेमाल किया, कितने बड़े बड़े दावे, वो 10 वॉल्यूम, वो फलां और वो फलां, इतना खतीर रकम इन्होंने बाहर जाके दूसरों को अपने इन लोगों की तहकीकात के लिए दी। क्या निकला उससे? वो 10 वॉल्यूम का इतना चर्चा रहा, उस 10 वॉल्यूम में कुछ भी नहीं बरामद कर सके। और इस वक्त तो जब नेब के प्रोसिक्यूटर जब नेब कोर्ट में पेश होते हैं तो उन्होंने किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं दे सका। अगर अब मुलजिम नेब से जमानत मांगता है, जज साहब नेब से पूछते हैं जी आपको इसकी जमानत पे कोई इतराज है? कहते जी हमें कोई इतराज नहीं। तो फिर आपने गिरफ्तार क्यों किया था जब आपको इनकी जमानत पे एतराज नहीं? तो ये बिल्कुल एक हकीकत है कि नेब बवक्त ज़रूरत नवाजने और बवक्त ज़रूरत दबाने के काम आता है। हमने अपने जो है कि मुशाहिदे में देखा है कि हुकूमत ब्यूरोक्रेसी को नवाजती है और ब्यूरोक्रेसी जो है कि हुकूमत को नवाजती है। जैसे कि अभी जो हाल ही में बजट पेश हुआ है, उसके अंदर भी आप देखें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, उनकी मराहत को फोकस किया गया है। जो गरीब आवाम है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनका तो कोई पुरसान हाल नहीं है, उनको कोई पूछता ही नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं है कि यह ब्यूरोक्रेसी का और हुकूमत का गठजोड़ है? जब भी नेब जो है क्या हुकूमत को देखती है, जब जिस जमात की हुकूमत आती है, उनके ऊपर कायम रेफरेंसेस को खत्म कर दिया जाता है, और जैसे ही वो अपोजिशन में जाते हैं, हुकूमत से बाहर निकलते हैं, उनके ऊपर दोबारा जो इंक्वायरी शुरू हो जाती हैं, दोबारा से फाइलें खोल दी जाती हैं, दोबारा से रेफरेंसेस कायम हो जाते हैं, और फिर दोबारा से हम देखते हैं कि सियासी कायदीन की, सियासी शख्सियात का जो है कि अदालतों में आना जाना, वो चक्कर लगना शुरू हो जाता है। तो ये खिलवाड़, ये तरीक़ेकार, ये रवैये आखिर कब तक जारी रहेंगे? और फिर दूसरी बात यह है कि अगर ये नेब वाकई में इंतकाम के लिए कायम किया गया, तो दीगर जो अदारे हैं वो क्या कर रहे हैं? और आखिर इस करप्शन का, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ब्यूरोक्रेसी हो या डेमोक्रेसी हो, कोई भी शोबा जात हो, वहां पर करप्शन जो है कि जोर शोर से जारी है। तो ये जो बीमारी है मिन हैसुल कौम, जो हम करप्ट हो चुके हैं, इसकी बीफ पुने के लिए, इसके इलाज के लिए, इसके तदारुक के लिए, सदेबात के लिए क्या किया जाए? आखिर हल क्या है इसका? मुंसिफ साहब, जैसे आपने खुद ही इतनी वजाहत कर दी, मिन हैसुल कौम हमारी करप्शन की इंतहा हो चुकी है, और ये मुल्क तबाही और बर्बादी के दाने पर मिन हैसुल कौम की करप्शन नहीं पहुंचाया है। इस वक्त वो शख्स करप्ट नहीं है जिसकी पहुंच से करप्शन बाहर हो। जिस शख्स की पहुंच में जितनी करप्शन आती है वो उतनी करप्शन करता है। दूसरी बात रही हमारे ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, ये सारे एक सर्कल में चलते हैं, ये सारे एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इस अवाम का पुरसान हाल कोई भी नहीं। मुझे ज़ाती तौर पर एक मिनिस्टर की मिनिस्ट्री का तजर्बा है, अल्लाह गरीक रहमत करे, वो इस वक्त दुनिया में ही नहीं रहे, लेकिन मैंने इस्लामाबाद में उन्हें देखा कि उनका जो सेक्रेटरी था वो उन्हें चलाता था। बिहाइंड द सीन कुछ और होता था और सामने कुछ और होता था। और हमने ये चीज़ बड़े करीब से देखी है कि ये ब्यूरोक्रेसी अपने गुनाहों को छिपाने के लिए इन सियासतदानों को गंदा करती है, इन सियासतदानों को नित नए तरीके बताती है कि कौन सा काम कैसे होगा, कौन सा काम कैसे करना है। तो ये सारे तरीक़ाकार वही वज़ा करते हैं और वही उनको लेके चलते हैं।
सरकार अगर चाहे, आप खुदा पे यकीन करें कि हमारा मुल्क पाकिस्तान कुदरती सलाहियतों से माला माल मुल्क है। आज 75-76 साल से बदस्तूर नोचे जा रहे हैं इस मुल्क को, ये कौम बदस्तूर नोची जा रही है, सही, लेकिन आज तक ये मुल्क कायम है। अगर इसका अशरे अशीर भी किसी मुल्क को लूटा जाता तो वो मुल्क सफ़े हस्ती से मिट जाता। काश कि कोई उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हाकिम हम पर आता कि जो अपने एक कुर्ते का एहतसाब कराने के लिए भी काजी के सामने पेश हो जाता। अब मौजूदा सदर मुमलिकत को देख लें, इनके ऊपर केस जब करप्शन का खुला नेब का, तो इन्होंने सदर होने का इस्तिस्ना अपना अवेल किया और सदर के उस पे मोर्चे के पीछे छुप के बैठ गए। क्या ये चीज एक इस्लामी माशरे में ज़ेब देती है? मैं तो समझता हूं कि जो जितना बड़ा जिम्मेदार होगा उसे इतने ही एहतसाब का सामना करना चाहिए। सही बात। इस वक्त आप देखें कि हमारा कोई ऐसा बंदा, बड़े होते तो बड़े होते हैं, एक मामूली सा क्लर्क, एक मामूली सा पियोन किसी स्टाफ किसी ऑफिस में होता है, तो वो भी अपने आप को एहतसाब से बालातर समझते हैं, वो भी आने वाले साइलिन को हकारत की नजर से देखता है। सही बात। हकारत की नजर से देखते हैं। इस वक्त हमारा अलमिया इस करप्शन ने हमें इस कदर तबाह बर्बाद करके रख दिए। जैसे आपने अपने इब्तिदाई में कहा कि 179 केस और बिलियनर्स रुपयों का, जी हाँ, और वो इन लोगों को माफ कर दिए गए। क्या ये माफी के काबिल लोग हैं? चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो चौधरी शुजात हुसैन हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, या XYZ जो सनतकार बैंकार दीगर लोग हैं, ये क्या माफी के काबिल लोग हैं? और वो भी उस सूरत हाल में जब पाकिस्तान बुरी तरीके से माली बहरान का शिकार है, मकरूज है, दुनिया भर का मकरूज है, उस सूरत हाल में ये माफ कर दिए गए। अस्तगफिरुल्लाह। इसके अलावा अब क्या कहा जा सकता है? एक कड़े एहतसाब की जरूरत है, एक अंधे एहतसाब की जरूरत है। उसमें मैं अगर पिसता हूं तो मुझे भी पिस जाना चाहिए, मेरा वालिद अगर उसमें पिसता है तो मेरे वालिद को भी पिसना चाहिए, और अगर दीगर कोई शख्स भी पिसता है तो उसे पिसना चाहिए। हम इस मुल्क के अगर खैर खाएं तो हमें इस एहतसाब के निज़ाम को ख़त्म करना पड़ेगा, और जो हमारा अदालती निज़ाम है उसी अदालती निज़ाम के अंदर रह कर इस सिस्टम को लेके चलें। एहतसाब बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर हुकूमती एहलकार अहदेदारान जितने हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए। दुनिया भर में कि कोई भी शख्स जब अपने ओहदे पर आता है तो वो अपने तमाम असासाजात डिक्लेयर करता है, और जब वो जाता है तो अपने तमाम असासात जो है वो डिक्लेयर करके जाता है। और ज़िंदगी के किसी भी शोबे में, किसी भी लम्हे में अगर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई शेरी चार्ज कर दे केस, तो वो उसको फेस करता है। हमारे यहाँ ये तमाम चीज़ें अल्लाह हाफिज़ है। आपने कड़े एहतसाब की बात की मुख्तार राजपूत साहब, उसके लिए तो लाजिम है ये जो मौजूदा सेटअप है, सियासी क़यादत है, हुकूमत है, या हुकूमतें जो आ रही हैं जा रही हैं, ये इन हुकूमतों का तो बस का काम नहीं है। ये तो फिर क्या होगा? कौन करेगा एहतसाब? कौन करेगा आखिर? ये जो कौम जिसको सिलेक्ट करती है, जिसको इलेक्ट करती है, जिसको वोट देती है, वो तो आते ही नहीं है। तय करने वाले, फैसले करने वाले फैसला साज जो हैं वो अथॉरिटीज़ हैं, वो हुकाम हैं, वो ताकतें हैं, वो अपने मनपसंद लोगों को ले आते हैं, और एहतसाब करने वाले लोग कहाँ चलेंगे? फिर एहतसाब करेगा कौन? कड़ा एहतसाब कैसे इसको मुमकिन कैसे बनाया जाए? मुंसिफ साहब, मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश करूँ, अल्लाह इस मुल्क की इंच इंच और एक बंदे की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। ये हमारे पड़ोस में ईरान, जी हाँ बिल्कुल, ये हमारे पड़ोस में ईरान की क्या कंडीशन थी इनकलाब से पहले? सही बात है। वहाँ फाशी, उरियानी, बेहयाई, शराब, जना, करप्शन, कायनात का कौन सा एक जुर्म है जो ईरान में नहीं पाया जाता था? फिर वहाँ इनकलाब आया, कुछ लोग कटे, आज वो ईरान दुनिया की आंखों में आंखें डाल के खड़ा है। आपने हमारे मुल्क की बात की, हमारे मुल्क के करता धरता, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट में है, चाहे वो अदलिया में है, चाहे वो सियासतदान है, एक शख्स इस मुल्क से मुखलिस नहीं है। कोई मुखलिस नहीं, एक शख्स इस मुल्क से मुखलिस वो नहीं। खाए जा रहे हैं, तबाह बर्बाद करके रख दिया मेरे इस प्यारे चमन को, मेरे इस प्यारे चमन को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ना क्या थोड़ी सी तवज्जो इस चमन के ऊपर दी जाए तो ये चमन दुनिया के बेहतरीन गुलिस्तानों में एक गुलिस्तान बन सकता है। ये चमन दुनिया के बेहतरीन बागों में से एक आला बाग बन सकता है।
مگر ہماری فوج، ہمارا سیاست، ہماری عدلیہ، ہمارے دیگر سول انتظامیہ، ہر شخص کہ مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا پہ لگے ہوئے اور اس ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک وقت آئے گا، اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، جب یہ قوم بھوک سے بلبلائے گی، جب یہ قوم اٹھے گی، خدا کی قسم یہ نہ کسی جنرل کو دیکھے گی، نہ کسی جج کو دیکھے گی، نہ کسی چیف جسٹس کو دیکھے گی، جو آئے گا اپنے دانتوں سے نوچ کے کھا جائے گا۔ یہ قوم جب بگڑے گی، اس قوم کو سنبھالنا کسی کے باپ کا بس بھی نہیں چلے گا۔ 24-25 کروڑ عوام ہے جناب، آپ اگر گولی بھی چلائیں گے، آپ کس پہ گولی چلائیں گے اور کتنی گولی چلائیں گے؟ نہیں چلا سکتے۔ یہ جب قوم ساری مل کے ایک دفعہ اسلام آباد کا رخ کر لیا، وہاں نہ کوئی جنرل کھڑا ہوگا، نہ کوئی کرنل کھڑا ہوگا، نہ کوئی جج کھڑا ہوگا، اور نہ کوئی سیاستدان کھڑا ہوگا۔ پھر عوام کا راج ہوگا اور پھر اس ملک کی ایک نئی بہار انشاءاللہ شروع ہوگی۔ میں ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ اللہ پاک کسی ایسے نیک شخص کو ہمارے ملک کا حکمران بنائے کہ جو اس ڈگر کو بنا سکے۔ منصف صاحب، ہم اپنے گھر کی اگر بات کریں، آپ ایک بچے کو 100 روپیہ دے کے بازار بھیجتے ہیں خریداری کے لیے، تو وہ بچہ اپنے کرتب کے مطابق، اپنے ہنر کے مطابق اس میں 5، 10 یا 15 روپے کی کرپشن کرتا ہے۔ کرپشن تو ہماری جڑوں میں رچی بسی ہوئی ہے۔ صحیح بات۔ کوئی سرکاری ٹھیکہ، کوئی سرکاری جاب، کوئی سرکاری کام بغیر کرپشن کے نہیں پایا تکمیل کو پہنچتا۔ بہت بہت شکریہ مختار راجپوت صاحب۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے میرے ملک کی، جس کو کھائے جا رہے ہیں اور نوچے جا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو کرپشن ہے وہ ہماری قوم کے اندر ایک بیماری کی صورت میں رچ بس گئی ہے، جس کے تدارک کے لیے، جس کے سدباب کے لیے ہم سب کو سوچ بچار کرنی پڑے گی۔ من حیث قوم ہمیں اس بیماری سے ہمیں لڑنا ہوگا اور اس سے نجات حاصل کرنی ہوگی، چاہے وہ ہماری سیاست ہو، چاہے ہماری عدالت ہو، چاہے ہمارے بیوروکریٹس ہوں، بیوروکریسی ہو، چاہے ہمارے تعلیم کا نظام ہو، صحت کا نظام ہو، غرض کے کوئی بھی شعبہ ہے زندگی ہے، اس کے اندر ہمیں ایمانداری سے اور قابلیت اپنی دکھانی ہوگی، ایمانداری دکھانی ہوگی اور مخلص ہو کر اس ملک کی خدمت کرنی ہوگی، اس ملک کو بنانا ہوگا، سنوارنا ہوگا اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف اول میں اسے کھڑا کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر اس پر کاربند بھی رہیں گے۔ اور ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ آئندہ پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔